मोदी जी तो अद्भुत नेता हैं। मोदी जी ने 7.5 साल में 2014 के बाद से देश का पूरा चित्र बदल दिया है। वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 19 के चुनाव के अंदर 14 के मुकाबले अधिक बहुमत प्राप्त किया और 24 के चुनाव के अंदर 19 से भी बेहतर बहुमत प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से हम पहले से भी बेहतर बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। वास्तव में कांग्रेस का नेतृत्व ये परिपक्व नहीं है। पंजाब हमारा सीमांत प्रदेश है, वहाँ पर किसी प्रकार की अस्थिरता ये उचित नहीं है। सिद्धू की बात है, वो प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों के लिए, अस्थिर मन के हैं वो। हमने उनको भाजपा के अंदर भी देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चलता चला आ रहा है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस मसले को हल कर पाएगी? नहीं, सरकार तो एक प्रकार से इस मसले को हल करने के लिए प्रारंभ से ही प्रयासरत है और सरकार के स्तर पर तो इस मसले को हल भी किया जा चुका है। ये तो अब जो कथित किसान नेता हैं और जिनका कोई बहुत समर्थन सामान्य किसानों के अंदर नहीं है, वो जिद पर अड़े हैं कानूनों को रद्द करने की। और कानून पार्लियामेंट ने पास किए हैं, विधिवत पास किए हैं। इस प्रकार से कानूनों को रद्द करने की मांग भी अनुचित है। यदि कोई कठिनाई है, जैसा बार बार मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, आप बताइए। लोकसभा के अंदर बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई कि भी आप इनको काला कानून कह रहे हो, इसमें क्या चीज़ आपको आपत्तिजनक लगती है। तो कोई बात आज तक कोई भी बता नहीं पाया है और इसलिए वो तो जिद है। और देखा जाए तो इस समय ये जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन भी नहीं रह गया है। प्रारंभ से ही जिस प्रकार की दिशाहीनता इस आंदोलन की है, वो बहुत लंबा विषय है। लेकिन इस समय तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक दलों का समर्थन है और किसानों को, कथित किसान नेताओं को आगे करके वो अपना राजनीतिक जो एजेंडा है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होगा, मेरा ये निवेदन भी है उनसे कि अब चुनाव आ रहे हैं, वो आंदोलन को चुनाव की तरफ ही मोड़ दें, ये धरना इत्यादि समाप्त करें, ये जो रास्ते रोक रखे इनको समाप्त करें और चुनाव के अंदर लोगों को समझाएं अपनी बात। हम अपनी बात समझाएंगे और जनता को फैसला करने दें। सर, महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। रसोई गैस की सिलेंडर, अगर उसकी कीमत की बात की जाए तो धीरे धीरे 1000 रुपये के करीब कीमत पहुंच गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि इस बढ़ती महंगाई से आपका मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं पूरी तरह से टूटते चले जा रहे हैं? नहीं, ये वास्तव में कठिनाई है और सरकार के ध्यान में भी है ये कठिनाई। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल में जो एक दबाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ऊपर आया है, वो इसका मैं समझता हूँ प्रमुख कारण है। क्योंकि सरकार को संसाधन चाहिए और सब प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, परंतु इसके बाद भी एक आकस्मिक रूप से जो खर्चे सरकार के ऊपर आए हैं, चाहे वो टीकाकरण को लेकर के हों, चाहे वो चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से हों या अन्य चीज़ें हों। जैसे घर के अंदर भी होता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आमदनी घट जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही स्थिति सरकार की भी है। तो उसके अंदर ये स्थिति बनी हुई है। सरकार कोशिश कर रही है, ख़ासतौर से जो खाद्य तेल हैं उनके संबंध में भी चिंता हो रही है। और ये जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, कुछ तो इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी संबंध रहता है और कुछ वही बात जो मैंने कही कि संसाधनों की आवश्यकता की वजह से भी सरकार इसमें उतनी कटौती नहीं कर पा रही है।
हालांकि कई बार विषय उठा कि जीएसटी के अंदर ले जाएं इसको, उसमें प्रदेश सरकारें तैयार नहीं होती। तो मैं उसको ऐसा मानता हूं कि थोड़ा सा एक संकट के समय सामान्य जन की तरफ से ये एक सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं आप उसको, या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक समस्या है और सरकार इसके विषय में सेंसिटिव भी है। मुझे उम्मीद है कि जनता सरकार की इस कठिनाई को समझेगी और सरकार को सहयोग करेगी और कर भी रही है। बहुत जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। प्रत्येक चीज़ को देखा जाए तो नियंत्रित किया है पिछले 7 साल में, खासतौर से 7.5 साल के अंदर महंगाई चाहे वो रिटेल की हो चाहे वो थोक की हो, नियंत्रण में रही है, 5 से नीचे रही है, कभी वो 2 डिजिट में नहीं गई है। ये सारी बातें हैं, सरकार बराबर व्यवस्थाएं करती है, उसकी समीक्षा करती है और महंगाई न बढ़े इसका सरकार ने पिछले वर्षों में सफल प्रयास किया है। एक तात्कालिक परिस्थिति ऐसी बनी है जिसके कारण से कठिनाइयाँ हैं ये। सर, कल पंजाब कांग्रेस में देखे होंगे आप, काफ़ी घमासान हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफ़ों का दौर शुरू हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के इस्तीफे की खबर पर ये बता दिया कि वो स्थिर नहीं हैं और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बीच लगातार कड़वाहट पहले से ही है और बढ़ती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस संबंध में ज़्यादा कहना भी उचित नहीं समझता। वो शामिल होंगे नहीं होंगे, पार्टी उनके विषय में क्या सोचेगी, ये हाईकमांड का विषय है, एक बात। लेकिन ये मुझे ज़रूर लगता है कि पंजाब हमारा सीमांत प्रदेश है, वहाँ पर किसी प्रकार की अस्थिरता ये उचित नहीं है। हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है ये, कांग्रेस कैसे फैसले करती है। हालांकि ये इससे जाहिर होता है कि वास्तव में कांग्रेस का नेतृत्व ये परिपक्व नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर निर्माण हुई, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वर्तमान नेतृत्व है उसकी परिपक्वता का अभाव, अपरिपक्वता भी उसका बहुत बड़ा कारण है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को कहा है। और जो अपरिपक्वता है ये आप देखेंगे कि देश के अन्य भी जो सारे विषय हैं वहाँ भी जाहिर होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए और कुल मिलाकर के पंजाब के अंदर स्थिर सरकार रहे, ये अस्थिर वातावरण वहाँ का ना बने। और जहाँ तक नवजोत सिद्धू की बात है, वो प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों के लिए, अस्थिर मन के हैं वो। हमने उनको भाजपा के अंदर भी देखा है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस बात का पूर्वानुमान कांग्रेस के नेतृत्व को लगाना चाहिए था और उसके अनुसार ही निर्णय करने चाहिए थे। जी सर, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की जाए तो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। आपको क्या लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से जनता का भरोसा जीत पाएगी? और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके पीछे की खास वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम पहले से भी बेहतर बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उसका कारण ये है कि प्रदेश की जनता ने सपा की सरकारें भी देखी हैं, बसपा की सरकारें भी देखी हैं, कांग्रेस की सरकारें, हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, वो सरकारें भी देखी हैं और इनको भरपूर मौका प्रदेश की सेवा करने का मिला है। परंतु जब भी इनको मौका दिया गया, केवल भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की समस्याएं, यानी इन्हीं सब के कुशासन का परिणाम ये था कि उत्तर प्रदेश जो वास्तव में समर्थ प्रदेश है, जिसने प्रधानमंत्री दिए हैं देश को नेतृत्व दिया है, प्रदेश जो समर्थ है सब प्रकार से,
वो बीमारू प्रदेश के अंदर शामिल हो गया था। उसमें उसकी गिनती होती थी। कहीं भी यदि देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों की तुलनात्मक कभी चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश को कभी भी महत्वपूर्ण प्रदेश नहीं माना जाता था। अब 2017 से, जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मेंस है प्रत्येक मोर्चे के ऊपर, कानून व्यवस्था बेहतर है, बिजली की आपूर्ति अच्छी है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, आम आदमी सुरक्षित अनुभव करता है, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। 42 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पहले या दूसरे स्थान पर है। ये तो साफ आंकड़े बोल रहे हैं और जनता भी इस बात को अनुभव करती है। तो हम अपने काम के आधार पर और जो हमारा संगठन है उसके आधार पर निश्चित रूप से जनता के बीच में विश्वास के साथ जाएंगे और जैसा मैंने कहा हमको पहले से ही बेहतर बहुमत हमको मिलेगा। और बाकी लोगों की क्योंकि कोई साख नहीं है, इसलिए पुनः एक बार उनको बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएगी? लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देंगे? ऐसा क्या खास रहा है कि देश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से? मोदी जी तो अद्भुत नेता हैं। मोदी जी ने 7.5 साल में 2014 के बाद से देश का पूरा चित्र बदल दिया है। चाहे वो पारदर्शिता हो, चाहे वो गरीबों को राहत पहुंचाने का काम हो, चाहे वो कठोर परिश्रम के द्वारा आम जन की सेवा करना हो, यानी किसी भी विषय में आप देखिए, देश की सुरक्षा का विषय हो, विदेश नीति का विषय हो, कोरोना का सामना करने का विषय हो, दुनिया उसका उदाहरण दे रही है। आज वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी देश के आमजन के ही केवल नेता नहीं है, वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं। तो उनका जो काम है उसके आधार पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ बाकी लोग भी इस बात को मानते हैं, हमारे विरोधी दल भी मानते हैं कि 2024 में तो किसी भी प्रकार की सफलता की उनके लिए संभावनाएं नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी 19 के चुनाव के अंदर 14 के मुकाबले अधिक बहुमत प्राप्त किया और 24 के चुनाव के अंदर 19 से भी बेहतर बहुमत प्राप्त करेंगे। और एक बार फिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हालांकि अभी थोड़ा दूर की बात है वो, और भी बेहतर संख्या के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो देश के लिए, समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।